हाँ तो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन पी ब्लॉक। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। इतना इम्पॉर्टेंट है कि तुरंत बिना कुछ सोचे आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, तब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप नीट के बारे में सोच रहे हो, जेई मेंस या क्लास 12 के बारे में सोच रहे हो, बिना इसके आपका पेपर बन ही नहीं सकता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन पी ब्लॉक, इंटर हैलोजन कंपाउंड, द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन द हैलोजन मॉलिक्यूल्स। जो हैलोजन एटम हैं उनके बीच रिएक्शन होने के बाद हैलोजन जो मॉलिक्यूल Cl2, F2, Br2, I2, इनमें आपस में रिएक्शन होने के बाद जो भी मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटर हैलोजन कंपाउंड। द हैलोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव इंटर हैलोजन कंपाउंड। डिफिनेशन लिख देता हूं। द हैलोजन द हैलोजन हैलोजन react each other to give inter halogen compound। अब देख लो भैया, इंटर हैलोजन कंपाउंड, और सबको पता है कि जो हैलोजन है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। डाई एटॉमिक फॉर्म बोले तो H2 फॉर्म में। H2 मतलब F2, Cl2, Br2 और I2। एस्टेटाइन रेडियो एक्टिव है, उसकी बात नहीं करेंगे। अब ये आपके आपस में रिएक्शन करेंगे और आपका एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो मॉलिक्यूल कैसा होगा उसके लिए एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा ट्रिक ये है कि आपको ये एक बेकार सा फॉर्मूला XYN करके याद रखना पड़ेगा। N क्या है? एक नंबर है जो हमेशा 1, 3, 5 और 7 ही हो सकता है। इसके अलावा कभी और कोई नंबर हो ही नहीं सकता है। 1, 3, 5, 7 मतलब अब XY क्या है? एक्स नेवर बी फ्लोरीन। एक बात और समझिए, जो एक्स है ये कभी फ्लोरीन नहीं होगा। मतलब यहां लेफ्ट साइड में कभी भी फ्लोरीन नहीं लिखा जाएगा, नेवर एवर फ्लोरीन। और राइट में यहां कभी नेवर क्या हो सकता है? आयोडीन। उसके बाद जो कुछ भी बनेगा वो हमारा इंटर हैलोजन कंपाउंड होगा। जैसे एग्जाम्पल हम लेके आपको बताते हैं। हमारा जब टाइप के बारे में बात करेंगे, टाइप, तो आप देख लीजिए टाइप होगा XY टाइप, XY 3 टाइप, XY 5 टाइप, XY 7 टाइप, मतलब 1, 3, 5, 7 N। और X नेवर बी फ्लोरीन, Y नेवर बी आयोडीन। ये बात याद रहे आपको, कभी भी इंटर हैलोजन कंपाउंड आपसे गलत हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना। तो इतनी इंफॉर्मेशन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड को हम लोग किस तरह से बनाएंगे। ठीक है ना। देख लो भाई, अगर आप आयोडीन के ही सारे कंपाउंड बना दो, सपोज करो आप आयोडीन के सारे कंपाउंड बनाओ, है ना। यहां मैंने आयोडीन रखा, है ना, और यहां मैंने फ्लोरीन रखा, IF, है ना, या क्लोरीन देख लो, ICl। एक मॉलिक्यूल बनाया आपने, यहां बनाया आपने ICl3, यहां बनाया आपने ICl5, यहां बनाया ICl7। ठीक, कैसे बना होगा थोड़ा सा सीख लेते हैं। हम सबको पता है कि जो आयोडीन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 53। उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 53। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन करेंगे तो यहां तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन एकदम से नोबल गैस की तरह होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिप्टॉन कहते हैं। फिर यहां से क्या आने वाला है? यहां से आएगा 4D10, 5S2 एंड 5P5। अब देखो ICl कैसे बना होगा, ICl3 कैसे बना होगा, ICl5 कैसे बना होगा, ICl7 कैसे बना होगा। देख लीजिए, आयोडीन का अगर हम ग्राउंड स्टेट देखेंगे, आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन में क्या देखते हैं? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे आयोडीन के, ये आयोडीन है, इसका ग्राउंड स्टेट में आप ध्यान दीजिए 5s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन,
फिर 5p5, 1 2 3 5, मतलब क्या होने वाला है देख लीजिए, p है ना तो 3 होगा आपका 1 2 3 4 एंड 5, 1 वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ आपका बनेगा ICl। अब देख लीजिए, अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देखते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यहाँ लिख देते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसकी वैलेंसी अभी 1 है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में वैलेंसी क्या हो जाएगी आप सबको पता है, यहाँ डी आपका बना दो 1 2 3 4 एंड 5, तो 1 2 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ आने वाला है, तो आप देख लीजिए बना लो उसी हिसाब से 1 2 3 एंड 4 एंड 1 मोर इलेक्ट्रॉन। अब देख लो यहाँ वैलेंसी कितनी थी 1, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में वैलेंसी कितनी होगी 1 2 3, तो ये बन सकता है ICl3। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में देख लीजिए, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में देख लीजिए आयोडीन का सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो ये आप देख लीजिए 5s2, फिर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन अब यहाँ आने वाला है, तो वहाँ आने वाला है, तो आप देख लीजिए आप 1 2 3 और 2 इलेक्ट्रॉन आपके डी में आ जाएंगे लाइक दिस, लाइक 1 2, तो देयर इज ए वैलेंसी 1 2 3 4 एंड 5 ICl5। और अभी थर्ड एक्साइटेड स्टेट में भी ये जा सकता है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन जम करके यहाँ जा सकता है, एनर्जी देने की ज़रूरत है, तो यहाँ देंगे आपका एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ आपका सब हाफ फील्ड है 1 2 3, और यहाँ आपका एस वाला एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 एंड लुक एट द बैलेंसी 1 2 3 4 5 6 7। तो आयोडीन आपके ग्राउंड स्टेट में, अगर आयोडीन ग्राउंड स्टेट में है तो +1 में है, अगर आयोडीन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर आयोडीन आपका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है तो +5, अगर आयोडीन आपके थर्ड एक्साइटेड स्टेट में +7, तो आयोडीन के 4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं +1 से लेके +7 तक, और इस तरह से आयोडीन आपके डिफरेंट मॉलिक्यूल इंटर हैलोजन कंपाउंड बना सकते हैं। तो आपको फ्लोरीन को छोड़ के सारे एटम इस तरह से बात करते हैं, क्योंकि फ्लोरीन का किसी भी कंडीशन में ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से आगे जा ही नहीं सकता। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे छोटा है अपने पूरे पीरियड के अंदर। तो ये आपने देखा, थर्ड वाला दिख नहीं रहा होगा लेकिन आप समझ गए होगे बेटा, फिर से देख सकते हो। इस तरह से मैं थोड़ा सा नीचे करूंगा तो आपको दिखेगा, दिस इज द थर्ड एक्साइटेड स्टेट, लुक एट द वैलेंसी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ वैलेंसी है 5, यहाँ वैलेंसी 3, यहाँ वैलेंसी 1। इस तरह से डिफरेंट इंटर हैलोजन कंपाउंड आपके सामने बन सकते हैं। अब देख लीजिए 1 मॉलिक्यूल का ICl3 के बारे में, ICl के बारे में, ICl3 के बारे में, ICl5 के बारे में, ICl7 के बारे में। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, है ना, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो देख लो हाइब्रिडाइजेशन से खूब पूछा जाता है। यहाँ आप ICl3 लिखे हो, ICl5 लिखे हो, यहाँ चाहो तो आपकी मर्जी सर बना सकते हो, IF भी बना सकते हो, यहाँ IF3 भी लिख सकते हो, यहाँ IF5 भी लिख सकते हो, यहाँ IF7 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी कुछ भी लिख सकते हो। और सबका अगर हम शेप के बारे में बात करेंगे तो आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, और IF के केस में उसकी वैलेंसी है 1, तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, मतलब 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज देयर। अगर 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उसके बावजूद भी अगर आयोडीन और फ्लोरीन के बीच का हम शेप देखेंगे तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शेप को डिसाइड नहीं करते हैं, आपको अच्छी तरह से पता होगा, दिस इज द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर हम शेप के बारे में बात करेंगे तो इसका शेप कैसा है बेटा, लीनियर। एंड व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ये बात आपको अच्छी तरह से आता है। ये देख लीजिए भाई, ये सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर 3 + 1 4 आई है वैल्यू। अब हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका, sp3। sp3 हाइब्रिडेशन लीनियर से वेरी इंपॉर्टेंट। IF3 की बात करते हैं, IF3 में आयोडीन की वैलेंसी 3 हो गई है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा चुका है। तो आप इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखिए यहाँ पे मैंने आयोडीन लिखा, और अभी आपके पास 2 लोन पेयर है ना, 2 लोन पेयर है, मतलब 1 लोन पेयर इज लाइक दैट
एंड अनदर लोन पेयर ऐसा बना दिया आपने, और इधर मैंने एक फ्लोरीन को लगाया, इधर मैंने एक फ्लोरीन को लगाया, इधर मैंने एक फ्लोरीन को लगाया। आप क्लोरीन वाला क्लोरीन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन की पहले बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बेटा? सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, और नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं? 1 2, 3 + 2 पे आया 5, हाइब्रिडेशन हो गया sp3d, और शेप तो देख के पता लग रहा है दिस इज द टी, ऐसे बन टी शेप। ये क्या बन गया भाई? टी शेप। बताओ समझ में आ रहा है ना भाई? टी शेप है ना। अब इसके बारे में बात करते हैं IF5 के बारे में। IF5 की बात करेंगे, दिस इज द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। आयोडीन की वैलेंसी 5 होगी, मतलब ये 2 लोन पेयर और यूटिलाइज हो गए हैं, 2 लोन पेयर और यूटिलाइज हो गए हैं। इस समय अगर हम शेप और हाइब्रिडेशन के बारे में बात करेंगे तो देख लीजिए 5 बॉन्ड बनने वाले हैं, एक ही लोन पेयर है। ये बेचारा मेरा सेंट्रल एटम आयोडीन 1 लोन पेयर है, तो इसको इस तरह से रख दो और 5 क्लोरीन लगा दो। इस बार आप क्लोरीन का देख लेते हैं, ICl5। यहाँ 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन एंड 5 क्लोरीन। एंड व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5, लोन पेयर कितना है? 1, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 5, लोन पेयर 1, 5 + 1 1 2 3 4 5 1 6, है ना। एंड व्हाट इज द हाइब्रिडेशन इन 6? sp3d2, है ना। क्या हाइब्रिडेशन निकल के आया भाई? IF5 में हाइब्रिडेशन क्या निकल के आया देख ली। IF3 का 1 2 3 4 5, 5 पे आएगा क्या? sp3d, है ना। IF3 का हाइब्रिडेशन क्या है? sp3d। और अगर हम IF5 की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5 एंड दिस वन लोन पेयर, तो 5 + 1 6, sp3d2। एंड व्हाट इज द शेप? इसके शेप को कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। क्या कहते हैं बेटा? स्क्वायर प्लेनर। ठीक, होपफुली यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक मॉलिक्यूल बचा IF7 है, ICl7। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद कहानी खत्म। शेप का, हाइब्रिडेशन का, फिर उसके बाद प्रिपरेशन देखेंगे, उसकी उनके बीच में कुछ कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। आपका इंटर हैलोजन कंपाउंड फिनिश। लास्ट स्ट्रक्चर जिसको IF7 कहते हैं, दिस इज द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ये मेरा आयोडीन है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जा रहे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, है ना। अब देख लीजिए सारे के सारे जा रहे हैं। एक फ्लोरीन यहां लगाया, एक फ्लोरीन यहां लगाया, एक फ्लोरीन यहां लगाया, एक फ्लोरीन इधर को गया, एक फ्लोरीन इधर को, और एक फ्लोरीन इधर को। बॉन्ड देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 आया, तो हाइब्रिडेशन आया sp3d2। हाइब्रिडेशन sp3 3 2 5 1 6। एंड व्हाट इज द शेप? शेप आया इसका पेंटागोनल बाई पिरामिडल। शेप को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। होपफुली आपको इंटर हैलोजन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन, इंटर हैलोजन कंपाउंड का शेप पता लग गया है। अब एक छोटा सा प्रिपरेशन और छोटी सी ट्रिक, सारे प्रिपरेशन फिनिश। नोट कर लो इसको। हमने आपको बताया इंटर हैलोजन कंपाउंड के बारे में कि इंटर हैलोजन कंपाउंड का अगर हम एक जनरल फार्मूला बनाते हैं तो हमारे पास है क्या? हमारे पास है XYN। N क्या है? 1 3 5 7। ये कभी भी फ्लोरीन नहीं होगा और ये कभी भी आयोडीन नहीं होगा। चलो इसी बेसिस पे हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। कुछ भी ले लो आप, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन नहीं होगा तो मैंने क्लोरीन ले लिया, और यहाँ आयोडीन नहीं हो सकता तो मैंने यहाँ फ्लोरीन ले लिया। और क्या किया? ये लिमिटेड है, ये क्या है आपका? लिमिटेड है। अगर ये लिमिटेड है मतलब ये कम है, और कहीं कहीं आपका 1:1 मतलब 1 मोल क्लोरीन 1 मोल फ्लोरीन, प्रोडक्ट आपका बनेगा ClF। लिमिटेड है भाई, यही ध्यान देना है आपको, और कुछ ध्यान नहीं देना है।
मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं फ्लोरीन के अमाउंट को बढ़ाता हूं तो इंटर हैलोजन कंपाउंड का नेचर क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। देख लीजिए कैसे, देख लो यहीं पे दूसरा देख लो, यहां मैंने Cl2 लिया 1 मोल और यहां मैंने F2 लिया है एक्सिस में। यहां एक्सिस का मतलब होता है 1:3, क्योंकि आपका 1 तो हो ही गया, 3 आना है ना आपका, ये 3 लिया, इसके 3 मोल लिए हैं आपने, अब प्रोडक्ट बनेगा ClF3। ठीक है ना। अब क्या करो, इसी तरह हम आयोडीन के भी देख सकते हैं भाई। अगर मैंने यहाँ, क्योंकि यहाँ आयोडीन नहीं हो सकता, यहाँ आयोडीन हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता है, तो अगर मैंने यहाँ I2 लिया, सपोज करो I2 लिया, और यहाँ राइट साइड में मैंने Cl2 लिया और इसका 1:1, 1 मोल इसका 1 मोल इसका, और मैंने रिएक्शन कराया, तो आपको कुछ सोचना है सर ICl बनेगा प्रोडक्ट। और यही मैंने आयोडीन लिया और यहां मैंने Cl2 जो लिया राइट साइड में, ये आपका 1:3 रेशियो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ICl3। इट्स वेरी सिंपल। और अगर मैंने आयोडीन लिया और मैंने क्या लिया, क्लोरीन लिया, और 1:5, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ICl5। और लास्ट वन, अगर मैंने आयोडीन लिया और क्लोरीन लिया, 1:7 लिया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ICl7। तो इट्स वेरी सिंपल। आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि रिएक्टेंट का क्या मोल लिया गया है, लेकिन रिएक्टेंट X, Y, N में X नहीं, Y का क्या अमाउंट लिया गया है। ठीक है ना। तो राइट साइड में कभी भी आयोडीन नहीं होगा और लेफ्ट साइड में कभी भी फ्लोरीन नहीं होगा। इसके बेसिस पे आप किसी भी इंटर हैलोजन कंपाउंड का कैसे भी करके फॉर्मेशन कर सकते हो। और देखते हैं, कुछ इंटर हैलोजन कंपाउंड हम लेते हैं और उस इंटर हैलोजन कंपाउंड में हैलोजन को पास करेंगे और हमको एक नया नया इंटर हैलोजन कंपाउंड मिलके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। जैसे हमने लिया यहाँ पे BrF3, कल को इसको बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, हमारे पास Br2 है और हमारे पास F2 है, लेकिन रेशियो क्या होना चाहिए, वो 1:3 आपको मिल जाएगा BrF3। होपफुली अब आपको समझ में आने लगा होगा कि हाउ टू फॉर्म इंटर हैलोजन कंपाउंड इन वेरी सिंपल एंड इजी वे। अब अगर BrF3 में हम किसको डालते हैं, BrF3 में फ्लोरीन का 1 मोल पास करेंगे, तो सोचना ही नहीं आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलेगा BrF5, क्योंकि आपका 1:3 के बाद तो 5 ही मिलेगा, क्यों भाई। और अगर मैंने इसी तरह से IF5 लिया और फिर से यहाँ फ्लोरीन डाल दिया, तो हमको यहाँ सोचना नहीं कि 5 के बाद क्या मिलेगा, 7, यहाँ मिल जाएगा IF7। अगर हमारे पास है ClF और इसमें फ्लोरीन डाला, तो ये आप देखिए 1 के बाद क्या मिलेगा, 3, आपको मिल जाएगा यहाँ ClF3। तो इट्स वेरी सिंपल टू फॉर्मेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड, बट वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड कि आपका X में कभी भी फ्लोरीन नहीं होगा, Y में कभी भी आयोडीन नहीं होगा, और N की वैल्यू 1, 3, 5, 7, क्योंकि आपने देखी इसके बैलेंसी के बारे में, इसके ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। अब छोटा सा 2 मिनट का एक टॉपिक और बचा है, इंटर हैलोजन कंपाउंड, और आपका पूरा का पूरा इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या हो गया है, फिनिश, है ना। और ये हम लोग देखेंगे क्या, इसके फिजिकल नेचर के बारे में, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, कुछ इसमें कंपैरेटिव स्टडी, जो कभी कभी आपसे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड अभी तक आपने बनाए हैं, सारे के सारे इंटर हैलोजन कंपाउंड आपके तीनों फिजिकल फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सब में एग्जिस्ट करते हैं, तो दिक्कत नहीं है, ऑल एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म। ठीक है ना। अगर हम इसकी थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, तो थर्मल स्टेबिलिटी 2 बातों पर डिपेंड करती है। पहली बात है जिसको कहते हैं डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और दूसरी बात जिसको कहते हैं स्टीयरिक हिंड्रेंस। तो छोड़ दीजिए स्टीयरिक हिंड्रेंस, हम लोग याद करते हैं डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहली बात, हमको पता है कि जो फ्लोरीन है पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 4, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.8, और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.5। अगर मैं फ्लोरीन और आयोडीन को लेता हूं और एक इंटर हैलोजन मॉलिक्यूल बनाता हूं, फ्लोरीन एंड आयोडीन का एक इंटर हैलोजन मॉलिक्यूल बनाऊंगा,
तो हमको पता है कि आयोडीन कभी राइट में नहीं हुआ, तो आयोडीन क्या हो जाएगा, लेफ्ट में IF बन सकता है। इनके बीच अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखेंगे तो 4 - 2.5 आपको कितना मिलने वाला बेटा, है ना, 1.5। अगर इसका फ्लोरीन और ब्रोमीन का देखते हैं, मेरे पास फ्लोरीन है, राइट साइड में हमारे पास ब्रोमीन है यहाँ पे, इसका अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखते हैं इसका, तो 4 माइनस यहाँ लिखते हैं 4 - 2.8 एंड व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.2। और अगर हमारे पास फ्लोरीन और क्लोरीन है, यहाँ मैंने क्या रखा है, राइट साइड में फ्लोरीन रखा है और लेफ्ट साइड में क्लोरीन रखा है, एंड देयर इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज जस्ट 1। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कहाँ है, तो आपका आंसर होगा कि सर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ है 1.5 का। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है, 1.2 का। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है, 1 का। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अगर आपसे कंपेयर किया जाए इन तीनों में, तो सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल कौन होगा, आयोडीन फ्लोराइड, उससे कम ब्रोमीन फ्लोराइड, सबसे कम क्लोरीन फ्लोराइड, बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज देयर। ये आप अच्छी तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। 4 मॉलिक्यूल 4 एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होनी चाहिए। फ्लोरीन द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल। तो सबसे ज़्यादा कैसा है आपका, सबसे ज़्यादा 4 है, फिर क्लोरीन का 3 है, फिर 2.8 है, फिर 2.5 है। और जिसमें जितना ज़्यादा दम इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस का, उतनी ज़्यादा उसकी क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा आपके इंटर हैलोजन कंपाउंड में कभी भी कुछ भी नहीं पूछा जाता है, तो आप थर्मल स्टेबिलिटी, इसके बारे में कि सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड हैं, इन सबकी रिएक्टिविटी हैलोजन से मतलब H2 से हमेशा ज़्यादा होती है। उसका रीजन है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पोलैरिटी आती है, और पोलैरिटी से रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि इंटर हैलोजन कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव देन हैलोजन, रिस्पेक्टिव हैलोजन से सबसे ज़्यादा होंगे। तो इतना ही आज के लिए हम लोग रहने देते हैं। तो आपको होपफुली ये पूरा का पूरा इंटर हैलोजन कंपाउंड समझ में आया होगा। फिर बाकी क्लासेस के लिए फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो तुरंत सब्सक्राइब करो। ओके।